हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। मतलब कि हमारे पास एक करंट लूप है तो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह किस तरह बिहेव करता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। मतलब कि जो हमारा बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड के कंपेयर मतलब किस तरीके से उसके इक्विवेलेंट है वो। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो डाइपोल के बारे में होगा। डाइपोल पे हमें टॉर्क निकालना है, उसकी ही हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जैसे कि हम पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसमें आपको करना क्या है, सीधे सीधे सिंपली एक हम मान लेते हैं कि ये कोई एक लूप है, ठीक है। करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, और जो ये लूप है इसकी जो रेडियस है मैं मान लेता हूँ कि रेडियस हो गई आर। अब आपको पता है कि जो इसका एरिया वेक्टर होगा लूप का वो ऊपर की तरफ हो जाएगा इस तरीके से एन कैप। तो मैं इसको मतलब ए वेक्टर लिख देता हूँ सीधे। तो एरिया वेक्टर हो गया मेरा ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं इसमें हम। तो ये देखा गया कि जो हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है वो जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एरिया के। जो उसका एरिया होगा, एरिया आप लोगों को पता ही होगा कि एरिया कौन कितना आएगा, ये वाला, ठीक है। सर्कुलर लूप है तो जो इसका एरिया होगा वो हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी ये दो इक्वेशन है जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा के आई ए। और जो हमारी k है, k की वैल्यू आती है 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल टू हो गया आई ए, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट होती है हमारी करंट इनटू एरिया। यही हमने टॉर्क में पहले पढ़ी थी। अब इसके बाद अगर हम कहें कि मान लो जो हमारे ये लूप है इसमें नंबर टर्न्स n हो जाए, ठीक है, n हो जाए हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, तो उस केस में जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा m हो जाएगा n आई ए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जैसे हमारे डाइपोल मूवमेंट था, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ये भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसको हम देते हैं m वेक्टर इज इक्वल टू n आई ए इंटू एन कैप। और जो ये एन कैप है हमारा ये होती है इसकी डायरेक्शन। अब बात करें तो डायरेक्शन कौन सी होगी, तो जो हमारी ये क्वांटिटी है n है, आई है और a है, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी तो एरिया है, मतलब जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया। तो अब इसके बाद तो हम बात करें यूनिट के बारे में। तो यूनिट तो आप सीधे बता सकते हो, करंट इनटू एरिया है। करंट इनटू एरिया मतलब हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सोलेनॉइड है तो मैग्नेट बार मैग्नेट की तरह के इक्विवेलेंट किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो सिंपल, मतलब बेसिकली जो हम यूज करते हैं पहले से वही कर रहे हैं। तो ये हमने एक सोलेनॉइड बना लिया, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से बना लिया, ठीक। और ये हो गया इधर और इसमें हो गया ये वाला इधर। और जो इसकी एक्सिस है, एक्सिस बना देते हैं, ये वाली होगी इसकी एक्सिस, ठीक है। और जो इसकी ये लेंथ है, लेंथ हम मान लेते हैं कि टोटल हमारी 2L है, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और जो इसका ये एरिया है इसको मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है, ये भी सही है। अब मैं बात मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक हमारी लाइन है, लाइन मतलब जो ये लाइन मैंने बनाई है इसकी मतलब एक्सिस है, जो उसको मतलब सिलेंडर को दो भागों में डिवाइड कर रही है इक्विवेलेंटली। तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं ओ हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ से
एक आर सेपरेशन पे, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा पी, इस पर हमें निकालनी है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें करना क्या है, तो अब इसमें पहले एक चीज और मान लेते हैं, जो हमारा एन है वो है हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जो हमारा ये जो सोलेनॉइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे बहुत ज्यादा हैं। और करंट हम मान लेते हैं इसमें आई है, करंट इस तरीके से जा रहा है, ऐसे इधर आ रहा है, तो इसमें ऊपर तरफ जाएगा, इसमें ऐसे आ जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। हम बात करें अगर हम इस पर पॉइंट और मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, ये हो गया हमारा स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से मानते हैं कि जो इसकी थिकनेस है वो हमारी डी एक्स हो गई, और जो सेंटर से जो इसकी सेपरेशन है वो हमारी एक्स हो गई। ठीक है, अब भाई इसकी थिकनेस डी एक्स है, तो जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे इसके लिए, तो मैं एन लिख देता हूँ, वो हो जाएगा मेरा एन डी एक्स। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ हमारा है एन, और जो इसकी लेंथ है वो हमारी डी एक्स है, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है एन डी एक्स। और इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो मैं अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी इक्वल टू म्यू नॉट, और आई को मैं आई लिख देता हूँ, मतलब करंट है, इन टू ए स्क्वायर। ए क्या है, तो जो ए इसकी जो ये रेडियस है, ठीक है, ये हमारी ए है, इनटू एन टी एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट में हो जाएगा मेरा आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल की पावर 3/2। अब बात आती है कि जो ये इक्वेशन है, इक्वेशन मेरी कहाँ से आई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है या फिर आप लोगों ने पढ़ा है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी सर्कुलर कॉइल की वजह से, उसमें सेम यही वैल्यू हमारी निकल के आई थी। ठीक है, तो सेम वही वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, तो इंटीग्रेट करने से पहले अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो सीधा सीधा मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं मान लूँ कि जो हमारी आर की वैल्यू है, मतलब ये आर है वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए ए से, तो और इसके साथ साथ ये आर की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए एक्स से, जो हमारी ये एक्स है इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में जो मेरी डी बी की वैल्यू है, मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, वो हो जाएगी म्यू नॉट आई, और ऊपर हमारा ए स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, इनटू में एन डी एक्स बचेगा, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है वो सिंपली हमारी हो जाएगी आर क्यूब के इक्वल। ठीक है, और टू हमारा साथ में फैक्टर है ये, तो वो रहेगा ही रहेगा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, करना है हमें से इंटीग्रेट। तो अब मैं कर देता हूँ इसको इंटीग्रेट। अब बात आती है लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखें, ये वही हमारी सेंट्रल पॉइंट है ये ओ, तो जो इधर हमारी आधी डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो दोबारा बना देता हूँ, ये इधर आधी सेपरेशन होगी, ये हमारी एल हो जाएगी, इधर जाएंगे तो हमारी सेपरेशन आधी एल और हो जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जो इसमें लिमिट लगेगी हमारी वो हो जाएगी माइनस एल से प्लस एल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको करता हूँ इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करने पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी, तो जो बी की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरी म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, और डी एक्स को इंटीग्रेट करने पर एक्स मिला माइनस एल से प्लस एल तक हमें उसकी लिमिट लगानी है। ठीक है, अब मैं अगर उसको लगा दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई 2r क्यूब। ये हो गई हमारी सिंपल वैल्यू। लेकिन हमें इसे बदलना है किसमें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के की तरह है। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें शो करना है, तो मतलब जो हमारी वैल्यू दे रखी है करंट एरिया वगैरह, तो उसे हमें मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो हम करते क्या है, अगर मैं यहाँ पे एम की वैल्यू निकालूं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, तो वो हो जाएगी एन इंटू 2l, तो n इंटू 2l तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बात करते हैं करंट, करंट हो गया ए, एरिया की बात करें तो हो जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बात करें तो जो हमारी ये इक्वेशन आई है, ये बी वाली इक्वेशन है, इसमें तो हमारी पाई है नहीं,
तो हमें करना क्या है, सीधा ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके बाद जब मैं इस वैल्यू को इसमें पुट करूंगा तो जो मुझे b की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ पर मुझे वो हो जाएगी मेरी म्यू नॉट 2m डिवाइडेड बाई, और नीचे हो जाएगा मेरा 4 पाई इंटू आर क्यूब, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, मैं n की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी और साथ में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 4 पाई हो जाएगा और ऊपर 2 और रह जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो नीचे सिंपली 2 पाई बचा रह जाएगा, और जो हमारा कांस्टेंट होता है वो नॉट अपॉन 4 पाई होता है, तो इसलिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई है हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड वही है जो हम एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं डाइपोल की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ जो सोलेनॉइड है वो हमारा एक बार मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। मतलब एक हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है और वो हमारा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो उस पर जो टॉर्क है वो कितना लगेगा। तो हम बात करने जा रहे हैं टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल। और अब मान लेते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक डाइपोल है तो मैं इसको बहुत ही शॉर्ट बना देता हूँ ताकि वैल्यू यहाँ पे शो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा नॉर्थ पोल है और यहाँ पे हम मान लेते हैं साउथ पोल है। तो आपको मैंने बताया था पहले ही कि जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है और साउथ पोल नेगेटिव की तरह। तो जो हमारा एम का फोर्स लगेगा वो हो जाएगा इधर एम बी, और जो इधर फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एम इंटू बी, ठीक है। जो हम यहाँ पे एम लिख रहे हैं ये स्मॉल एम है, कैपिटल एम नहीं है, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाए तो ये हमारा स्मॉल एम है। अब इसके बाद हमें पता है जितना फोर्स हमारा आगे की तरफ लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जो यहाँ पे फोर्स है उतना ही हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब टोटल फोर्स जो होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स जो हमारा टोटल है वो हो जाएगा हमारा 0। टोटल फोर्स 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो ट्रांसलेशनली मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर टोटल बात करें इसमें, जो हमारा ये फोर्स जितना आगे की तरफ लग रहा है इस डायरेक्शन में उतना ही हमारा पीछे की तरफ लग रहा है। तो एक तरीके से देखें जो हमारा ये वाला फोर्स है ये इसको घुमाएगा ऐसे, और ये वाला फोर्स ले जाएगा इसको ऐसे। तो एक तरीके से जो हमारा एम बी है नॉर्थ और साउथ पोल पर, ये हमारा एक कपल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जो हमारा फोर्स आएगा कपल का वो हो जाएगा एम इंटू बी, ठीक है। एम होती है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और बी होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसे रखा गया है। तो अब जब हम टॉर्क निकालेंगे तो जो हमारा टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल, या कहें कि जो हमारे दो फोर्स हैं उनके बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन है वो कितनी है। अगर मैं मान लूं कि ये एंगल अगर थीटा है तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये हमारी 2l हो गई। तो जो हमारी ये वाली वैल्यू है परपेंडिकुलर वैल्यू मतलब ये वाली, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी 2l साइन थीटा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर रख दूं तो जो मुझे टॉर्क की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी एम बी 2l साइन थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, एम इंटू 2l होता है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और जो एम है हमारी वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है। तो ये हो गई हमारी टॉर्क की वैल्यू। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो जैसे हमने पहले लिखा था सेम वैसे ही एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यही मैग्नेट जो हमने सर्कुलर जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी उस पर जब हमने टॉर्क निकाला था वहां भी सेम फॉर्मूला हमारा निकल के आया था। वहां पर भी हमारा एम क्रॉस बी आया था और यहाँ पर भी एम क्रॉस बी ही निकल के आया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है टॉर्क निकालने के लिए आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पता होना चाहिए, उसके साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। इतना रहता है और बाकी कुछ नहीं करना आपको। अब इसके बाद ये आप बता सकते हो अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, थीटा 90 होगा तो क्या होगा।
तो अब जो ये हमारा डाइपोल है जब घूमेगा तो इस पर कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो जब वर्क डन होगा तो कुछ ना कुछ इसमें जो वर्क डन हुआ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो जो हमारा वर्क डन आया है वो हो जाएगा हमारा टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक वो रोटेट कर रहा है। तो मुझे करना क्या है, सीधे सिंपली अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखूं, जो टाउ है टाउ की वैल्यू लिख दूं तो वो तो हमारे एम बी साइन थीटा, उसे डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। बात आती है लिमिट पुट करने की, तो ये हो जाएगा हमारा एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अगर मैं माइनस साइन को अंदर ले जाऊं तो इसे मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आप लोगों को पता होगा जो इनिशियल जो उसकी ओरिएंटेशन है उसमें से फाइनल ओरिएंटेशन को मुझे माइनस करना है। ठीक है, ये होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं यू लिख देता हूं, लेकिन अगर आप बुक चेक करोगे तो बुक में कुछ और दिया जाता है। तो बुक में कुछ और जो दिया जाता है कि मान लेते हैं कि अगर, ठीक है, इफ थीटा 1 की वैल्यू अगर 90 हो जाए और थीटा 2 की वैल्यू अगर थीटा हो जाए तो क्या होगा। तो जो हमारा cos थीटा 1 है इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, cos थीटा 2 हमारा cos थीटा हो जाएगा सिंपली। तो उस केस में जो हमारा u है वो बन जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा। इसी को लिख सकते हैं हम एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और माइनस साइन है तो माइनस साइन साथ में रहेगा ही रहेगा। अब इसमें आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि अगर इनिशियली वो परपेंडिकुलरली है तो उसके बाद घूमने पर जो उसके बाद घूमने पर जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हो जाएगी हमारी एम डॉट बी, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट हमें निकाल देना है। ठीक है, विद नेगेटिव साइन। और इतना भी याद नहीं होगा तो सीधे सिंपली आपको याद ये रखना है कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट ओरिएंटेशन क्या थी सेकंड क्या थी। सिंपली आपको जो पहली ओरिएंटेशन है वो निकालो, दूसरी ओरिएंटेशन है वो निकालो और उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। थीटा 1 थीटा 2 की मैग्नेटिक फील्ड पता है और उसके जो डाइपोल है डाइपोल की आपको मोमेंट की वैल्यू पता होगी, वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर आप मतलब फर्दर इसमें यूज करना चाहो इस इक्वेशन को, थीटा 1 के लिए 0 पुट कर दो, एक बार 90 180 वगैरह वगैरह, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, वो है हमारा गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब ये है कि हम गॉस थ्योरम को अगर यहाँ पे यूज करना चाहें तो किस तरीके से यूज करेंगे। तो इसमें गॉस थ्योरम बताता है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मतलब एक तरीके से बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर है, उसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 0। अब इसकी वैल्यू 0 क्यों आई, तो इसमें ये बताया गया कि जितनी उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है उतनी ही बाहर निकल रहा है, मतलब जो फ्लक्स उसमें एंटर करता है वही जब बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल जो उसका फ्लक्स होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का था तो मैंने इसमें बी लिख दी, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था उसमें निकल के जो हमारी वैल्यू आई थी वो थी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वहां से हमारी वैल्यू निकल के आई थी। लेकिन यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमारा फ्लक्स 0 आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा 0 नहीं आता, उसमें जो चार्ज होता है उसको में एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। अगर चार्ज 0 है तो उस केस में वो 0 हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो हमारी हमारी वैल्यू आई है इसका मतलब बी वेक्टर डॉट डी एस की वैल्यू हमारी 0 होगी, तो इसको आप फर्दर यूज भी कर सकते हैं। बाकी इसका कोई एप्लीकेशन अभी तक आपकी बुक में नहीं दिया गया है, सिंपल आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, टॉर्क के बारे में और गॉस थ्योरम के बारे में। बाकी जो भी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।